युग से पूछती है। तेरे बड़े पापा तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, तू ही बता क्या हुआ है युग बेटा। युग कुछ कहता उससे पहले ही दिलीप बोल पड़ता है। कुछ नहीं हुआ है जानकी, तू अपने कमरे में जा और आराम कर, वैसे ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे आराम करने की जरूरत है। जानकी रोते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, आप हमेशा मुझसे बातें छुपाते रहते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, पर आज नहीं, आज मैं सब कुछ जान कर रहूंगी, बताइए क्या हुआ है। युग धीरे से कहता है, वो बड़ी माँ। युग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही दिलीप उसे अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, युग तू चुप रह। युग खामोश हो जाता है। जानकी युग को हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, तू बोल, बता मुझे क्या हुआ है, इनसे मत डर, ये कुछ नहीं करने वाले। क्या तू अपनी बड़ी माँ को नहीं बताएगा क्या हुआ है। सोफे पर ही डायना बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके पास अभिमन्यु बैठा हुआ था। अभिमन्यु ने डायना का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था और वो एक टक नजर से उसी को देख रहा था। उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि उसे डायना की बहुत फिक्र हो रही थी। जानकी अपने हाथ से अभिमन्यु और डायना की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये लड़की कौन है, क्या हुआ इसे, बता युग बेटा, इस तरह खामोश मत रह। युग पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और अगले ही पल बोल पड़ता है, वो बड़ी माँ। युग जानकी को सब कुछ बताने लग जाता है कि आज रात ग्रेवयार्ड कोठी में क्या क्या हुआ था, खास तौर पर जब दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी में आया था तब क्या हुआ था। दिलीप भी युग को दोबारा नहीं टोकता है, क्योंकि वो समझ गया था कि आज बिना पूरी बात जाने जानकी को चैन नहीं मिलने वाला था। जैसे जैसे जानकी, वंदना, अमोदिता और रजनी युग की बातें सुनते जा रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। युग की बातें सुनकर सब दंग रह गए थे। सारी बात सुनने के बाद जानकी घबराते हुए कहती है, वो काला साया कौन है युग बेटा। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही दिलीप बीच में बोल पड़ता है, और कौन होगा वो काला साया, वो यक्षिणी ही थी एक नए रूप में, उस डायन की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अभिमन्यु तुरंत डायना के पास से उठ जाता है और बौखलाहट के साथ कहता है, वो काला साया यक्षिणी नहीं थी बल्कि कोई और ही चीज थी। दिलीप अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, तू कैसे कह सकता है कि वो काला साया यक्षिणी नहीं थी। अभिमन्यु पलटकर जवाब देता है, आपने उस काले साये के पीठ में क्रकट घोपा था ना, क्या वो मरा, नहीं मरा ना, क्योंकि वो यक्षिणी नहीं थी। अगर वो यक्षिणी होती तो उसी वक्त मर जाती। वो नहीं मरा मतलब वो काला साया यक्षिणी नहीं थी, समझे आप। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो काला साया यक्षिणी नहीं है, कुछ और ही चीज है वो। दिलीप कुछ घबराते हुए कहता है, अगर वो यक्षिणी नहीं थी तो फिर वो क्या चीज थी। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि वो काला साया यक्षिणी से भी ज्यादा खतरनाक है और वो औरतों को अपने शिकार बनाता है। इसलिए उसने डायना को ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला देखकर उस पर हमला किया। मुझे तो लगता है कि गांव में जो औरतों के शिकार हुए हैं वो इसी काले साये ने किए होंगे। शालिनी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है, क्योंकि वो जानती थी अब वो कितनी भी कोशिश कर ले काले साये के राज को छुपाने की, अब उसका सच सबके सामने आ गया था। वो अब इस राज को और राज बनाकर नहीं रख सकती थी। उस काले साये ने डायना को अपना शिकार बनाने की कोशिश में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, एक ऐसी गलती जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। रजनी अभिमन्यु और दिलीप की बातों को गौर से सुनते हुए मन में सोचती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के अलावा भी कोई है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आखिर कौन है वो। अमोदिता भी मन में सोचती है, ये क्या माँ, हम तो सोच रहे थे कि यक्षिणी हमारे लिए खतरा है, पर खतरे तो बढ़ते जा रहे हैं, अब पता नहीं ये कौन सा नया खतरा आ गया है। वंदना मन में सोचती है, मुझे तो लगता है वो काला साया यक्षिणी ही होगी। तुम लोग जानते नहीं हो वो कितनी चालाक है, मैंने देखा है उसे और उसकी हर चालाकी से वाकिफ हूँ मैं। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, कछुआ वंदना को घूरने लग जाता है। उसे ये तो पता था कि रजनी और अमोदिता सौदाइन है, पर उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वंदना जो कि इतनी मासूम है वो भी सौदाइन होगी। कछुआ तुरंत वंदना को हैरानी के साथ घूरने लग जाता है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुए का बच्चा मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, कहीं इसकी नीयत तो खराब नहीं हो रही है मुझे देखकर। वंदना जैसे ही ये बात सोचती है, कछुआ तुरंत वंदना से अपनी नजरें हटा लेता है। दिलीप बड़बड़ाता है, आखिर वो काला साया चाहता क्या है। इस बार अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही युग जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं, हमें उस काले साये के बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से आया है और क्या चाहता है। दिलीप युग को गुस्से से घूरते हुए कहता है, पर मुझे अच्छे से पता है इन सब के पीछे की वजह तू ही है। ये जो सब कुछ भी हो रहा है तेरे कारण ही हो रहा है। ये काले साये की नई बला तेरे कारण ही आई है। ना तू ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलता, न यक्षिणी आजाद होती और ना ये काला साया आता। लेकिन बस, बहुत बर्बाद कर लिया तूने मेरे गांव को, अब और नहीं। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और हमेशा हमेशा के लिए चले जा यहाँ से। युग गुस्से के साथ ही पलटकर जवाब देता है, मैं कहीं नहीं जा रहा।
अगर आपको ये लगता है कि ये बस मेरे कारण हो रहा है, इसकी शुरुआत मैंने करी है, तो इसका अंत भी मैं ही करके जाऊंगा। दिलीप कहता है, मुझे अच्छे से पता है तेरे कलेजे को ठंडक कभी भी नहीं पड़ी है। तू इस पूरे गांव का अंत करना चाहता है, तभी तू यहाँ से जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाता है। तू ग्रेवयार्ड कोठी से तो निकल ही गया है और जल्द ही इस गांव से भी निकल जाएगा। देखना, इस गांव में कोई भी तुझे पनाह नहीं देगा। अगर किसी ने भी तुझे पनाह देने की हिम्मत करी तो मैं उसे गांव से ही निकाल दूंगा। वापस तो तुझे जाना ही पड़ेगा युग। अब मैं तुझे इस गांव में क्या, आसपास के गांव में भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तू जहां रहेगा उस गांव की बर्बादी करेगा। बर्बादी करना तेरे खून में है। तेरे बाप ने भी सब बर्बाद किया था और तू भी सब बर्बाद ही कर रहा है। युग पलट कर कहता है, आपको क्या लगता है अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं रहने देंगे तो मैं कहीं नहीं रह सकता? मैं वापस से ग्रेवयार्ड कोठी चले जाऊंगा, फिर वो काला साया मुझे मार ही क्यों ना दे। मैंने भी ठान लिया है कि मैं ये गांव छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर दूंगा। दिलीप कहता है, ठीक है, तो फिर अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। सोचा था सुबह की ट्रेन से तुझे वापस बेंगलोर भेज दूंगा, पर तू तो उसके भी लायक नहीं है। जा और मर ग्रेवयार्ड कोठी में जाकर। युग कुछ बोलता उससे पहले ही जानकी रोते हुए कहती है, रुक जा युग बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। ये हवेली भी तेरी ही है बेटा। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, जानकी तू बीच में मत बोल। जानकी पलट कर कहती है, नहीं जी, आज मैं चुप नहीं रहने वाली। काश मैंने ये सब बहुत पहले बोल दिया होता तो आज अनुराग भी जिंदा होता। ना ही वो ग्रेवयार्ड कोठी जाता, ना ही उसकी मौत होती। हम अनुराग को तो खो ही चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं युग को भी खो दूं। अब एक यही तो इकलौता बेटा बचा है हमारा। हम विराट बेटे को तो कब का खो चुके हैं। युग कहता है, नहीं बड़ी माँ, मुझे जाने दीजिए। आप मेरी वजह से बड़े पापा से झगड़ा मत कीजिए। जानकी तुरंत युग का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहती है, तुझे मेरी कसम युग बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पर मेरे साथ रहेगा। युग कुछ कहता उससे पहले ही दिलीप गुस्से के साथ कहता है, जानकी तू भूल रही है, ये मेरी हवेली है और मैं फैसला लूंगा कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं। जानकी पलटकर दिलीप को गुस्से से भरी हुई आंखें दिखाते हुए कहती है, आप शायद भूल रहे हैं जी कि ये हवेली आपकी नहीं है बल्कि उस अघोरी की है। जैसे ही जानकी ये बात बोलती है, दिलीप एकदम खामोश हो जाता है, अपनी नजरें चुराने लग जाता है। जानकी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, वो अघोरी ये हवेली छोड़कर चले गया था। लोग डरते थे यहाँ पर आने से, पर आप यहाँ आए। आपने इसे अपना बसेरा बनाया और बस गए यहाँ पर आकर। आपका असली ठिकाना तो ग्रेवयार्ड कोठी है, जहाँ पर आप अपने पूरे खानदान के साथ रहते थे। ये हवेली कोई आपकी भी नहीं है जो आप युग को यहाँ पर रहने से मना कर रहे हैं। दिलीप गुस्से के साथ बोल पड़ता है, जानकी बस बहुत हुआ। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो उसका फायदा मत उठा, वरना। जानकी फिर पलट कर कहती है, वरना क्या जी, आप मारोगे मुझे तो मारिए। दिलीप खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। ये बात जानकी को भी अच्छे से पता थी कि दिलीप कभी उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। वो दुनिया के लिए भले ही कितना भी बुरा इंसान हो, पर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। यही उसकी सबसे अच्छी बात थी। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये जानकी तो मुझसे भी तेज निकली। क्या बोलती बंद करी है इसने दिलीप की। इसे तो दिलीप को चुप करने के लिए कोई से टोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे कहते हैं औरत का टोना। जानकी रोते हुए कहती है, फायदा हम औरतें नहीं, फायदा तो आप मर्द लोग उठाते आए हैं। हम औरतों का हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। हमेशा ये सोचते ही नहीं कि हम औरतें चुप इसलिए रहती हैं ताकि घर में शांति बनी रहे, न कि इसलिए कि आपकी मार खाने से डरती हैं। जानकी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अगर आपने फैसला कर लिया है कि युग बेटा यहाँ नहीं रहेगा, तो मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। युग के साथ ही इसी वक्त यहाँ से चले जाऊंगी। दिलीप घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो जानकी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जानकी कहती है, जिस घर में मेरी खुशियों की कोई कद्र नहीं, मैं वहां पर कैसे रहूंगी जी? दिलीप खामोश रहता है। जानकी की आंखों के आंसू के सामने उसका कठोर दिल पिघलने लग गया था। दिलीप कहीं न कहीं ये बात अच्छे से जानता था कि जानकी भले ही युग की सगी मां ना हो, पर वो युग से उसकी सगी मां से भी ज्यादा प्यार करती है। वही प्यार जो यशोदा भगवान कृष्ण से करती थी। माँ तो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है, तो फिर उसके सामने तो सिर्फ उसका पति था। दिलीप कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु हालात को समझते हुए कहता है, अंकल जी, जरा शांत दिमाग से सोच कर देखिए, क्या आपको लगता है युग के जाने से या गांव छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? दिलीप खामोशी रहता है और खामोशी के साथ अभिमन्यु की बातें सुनता रहता है। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, नहीं अंकल जी, कुछ ठीक नहीं होने वाला, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे।
खतरा और बढ़ जाएगा। यदि उस काले साए को कोई रोक सकता है तो वो हम लोग ही हैं। हम ही उसे रोक सकते हैं एक साथ रहकर। अभी आपने देखा ना हमने उसका किस तरह मुकाबला किया। अगर हम साथ रहे तो हम उसका अंत कर सकते हैं। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ अंकल, हम उसका अंत कर सकते हैं। इतना कहकर कछुआ कायर का हाथ पकड़कर इशारा करता है। कायर भी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अंकल अंत कर सकते हैं। शालिनी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है पर कहती कुछ नहीं है। दिलीप अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग उस काले साए का अंत कर सकते हो, जरा बताओगे कैसे? क्या रणनीति है तुम्हारे पास उस काले साए के खिलाफ? कैसे अंत करोगे उसका? अभिमन्यु दिलीप को अच्छे से समझाते हुए कहता है, देखिए अंकल, जब मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में था तो वहां पर मैंने कई सारी चीजें सीखी। कोई भी काली शक्ति हो या नेगेटिव एनर्जी हो, इन सब में कुछ चीजें कॉमन होती हैं जिससे उसका अंत किया जा सकता है। जिस तरह हम इंसानों की कमजोरी होती है, उसी तरह इन काली शक्तियों, नेगेटिव एनर्जीज की भी कमजोरी होती है। हमें भी बस उस काले साए की कमजोरी का ही पता लगाना है। दिलीप तुरंत पूछता है, और तू उसकी कमजोरी का पता कैसे लगाएगा? अभिमन्यु अगले ही पल कहता है, ये पता करके कि वो काला साया कौन है और क्या चाहता है, आखिर क्या मकसद है उसका। दिलीप फिर पूछता है, और उसका मकसद कैसे पता करेगा तू? अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, उस काले साए का मकसद पता करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो काला साया कौन है, वो कब से वहां पर है। अगर ये बात पता चल गई तो हमें उसका मकसद भी पता चल जाएगा और उसकी कमजोरी भी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, अंकल एक बात बताइए, क्या आपने कभी गांव के किसी आदमी से काले साए जैसे किसी चीज का जिक्र सुना है या किसी ने कभी देखा हो और आपको बताया हो? दिलीप ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कभी नहीं, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज देखी है। अभिमन्यु बल्लू की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, बल्लू काका और आपने? बल्लू हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मैंने भी अभिमन्यु, मैंने क्या, मेरे तो पूर्वजों ने भी कभी ऐसी चीज का जिक्र नहीं किया था। पता नहीं क्या बला है वो, मुझे तो वो यक्षिणी से भी ज्यादा पुरानी बला लगती है। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, नहीं